नमस्कार, मैं हर्ष भारती स्वागत करती हूं आपका आज की क्लास में, जहां हम बात करने वाले हैं शिक्षण उद्देश्यों के ब्लूम वर्गीकरण पर। हमने पिछले 2 वीडियो में बात कर चुके हैं हम शिक्षण की अवधारणा, अर्थ, परिभाषा। साथ ही साथ हमने पिछली वीडियो में बात की थी शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण 2 भागों में करते हुए। सामान्य उद्देश्यों पर हम पूर्ण विस्तार से चर्चा कर चुके हैं और विशिष्ट उद्देश्यों में मैंने आपसे कहा था कि हम ब्लूम वर्गीकरण यानी ब्लूम टैक्सोनॉमी को पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपना ब्लूम टैक्सोनॉमी यानी ब्लूम का वर्गीकरण। टैक्सोनॉमी का अर्थ होता है वर्गीकरण। ये इस प्रकार से आ जाए वर्गीकरण तो भी सही है, और यदि यह शब्द लगा हुआ आपको मिलता है तो भी ये सही है। ब्लूम टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी इस प्रकार से मिल सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी को कितने भागों में आगे बांटा गया और किस प्रकार से यह काम करती है। कल हम इसकी चर्चा कर चुके थे। यह कब आई थी? 1956 में। ब्लूम का पूरा नाम बेंजामिन एस ब्लूम। ये क्या थे? वर्गीकरण समिति के अध्यक्ष थे, जिसके कारण इस वर्गीकरण का नाम ही क्या पड़ गया? ब्लूम वर्गीकरण। तो पहला पक्ष हमने इन्होंने 3 भागों में इसे बांटा था। पहला ज्ञानात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष। दूसरा इन्होंने लिया था भावात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष। और तीसरे में हम बात करेंगे क्रियात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि ब्लूम वर्गीकरण सभी देशों के द्वारा एक साथ मान्यता इसको दी गई थी। तो यह सर्वव्यापी जो है वर्गीकरण भी माना जाता है। अब ये 3 भागों में जो बांटा गया, इन तीनों के एक एक नाम और है जो हमें याद करने आवश्यक है। ज्ञानात्मक पक्ष को कहा जाता है कॉग्निटिव डोमेन, भावात्मक पक्ष को अफेक्टिव डोमेन, मनोक्रियात्मक पक्ष को साइक मोटर डोमेन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव डोमेन, यह इसका दूसरा नाम है। कॉग्नि इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं नॉलेज। नॉलेज को अक्सर जब हम इंग्लिश में लिखने का प्रयास करते हैं KNO इस प्रकार से वह प्रारंभ होती है। तो इंग्लिश में जब हम पढ़ना सीख रहे थे, रीडिंग सीख रहे थे, तो हम इसको क्नॉलेज कहते थे, क्नॉलेज। तो उस आधार पे आप क इस प्रकार से मिलाते हुए कॉग्निटिव इसे याद रख सकते हैं। भावात्मक, भावनाओं का संबंध सीधा सीधा हमारे इफेक्ट से होता है, यानी हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं, कितना हम पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये क्या है? हमारी भावनाएं। तो इस प्रकार से इसको याद रखा जा सकता है। और क्रियात्मक की बात करें तो क्रिया, साइको, साइक इत्यादि इस प्रकार से आप जोड़ करके इसे याद रख सकते हैं। तो ज्ञानात्मक पक्ष कॉग्निटिव डोमेन, भावात्मक पक्ष अफेक्टिव डोमेन, क्रियात्मक पक्ष साइक मोटर डोमेन। ये तो इन तीनों के नाम हुए, 3 पक्षों में जो बांटा गया। अब हम विस्तृत स्वरूप में चर्चा करेंगे ज्ञानात्मक पक्ष की, उसके बाद हम चलेंगे भावात्मक पक्ष पे और फिर हम बात करेंगे अंत में क्रियात्मक पक्ष की। तो चलिए हम चलते हैं ज्ञानात्मक पक्ष की ओर। ज्ञानात्मक पक्ष को आगे 6 भागों में बांटा गया, जिसमें ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। हम बात कर रहे हैं ज्ञानात्मक पक्ष की, जिसमें हमने इसे फिर से अनेक भागों में बांटा। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ज्ञान की, अर्थात नॉलेज। तो ब्लूम कहते हैं कि शिक्षण कौशल का, शिक्षण का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए, कि एक विद्यार्थी को जो उसे पढ़ाया जा रहा है वह उसे संपूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त उससे कर सके। तो ज्ञान, लेकिन अब इसके अंदर थोड़ा सा हम जाने का प्रयास करेंगे। ज्ञान से संबंधित 2 मुख्य शब्दों की हम बात करेंगे, जिस पर अप्लाइड प्रश्न अधिकांशतः पूछे जाते हैं, जिसमें पहला शब्द है प्रत्यास्मरण। पहले इसे समझने का प्रयास करते हैं। प्रत्यास्मरण क्या है? प्रत्यास्मरण अर्थात पूर्व की स्मृतियों पर आधारित नए ज्ञान को सीखना प्रत्यास्मरण कहलाता है। अब वो कैसे? जैसे मान लीजिए एज ए टीचर आपने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया किसी विषय से संबंधित, मान लीजिए आगरे का ताजमहल, ताजमहल के बारे में आपने बच्चे को पढ़ाया और बच्चा उसको पढ़ के
और उसको सीखने का प्रयास कर रहा है कि अच्छा ताजमहल आगरा में है, यह मुमताज़ की याद में बनाया गया था, शाहजहां ने बनाया था, तो उसे याद आ रहा है। अब जैसे ही कुछ समय पश्चात या अगली कक्षा में उसे ताजमहल का जिक्र दोबारा किया जाए तो वो क्या कहेगा कि हाँ, इसके बारे में मैंने पहले भी पढ़ा था। तो वो जब नए ज्ञान को सीखने के लिए पुराने ज्ञान को, पुरानी स्मृति को टटोलता है और वहाँ से कुछ ज्ञान को लेकर के आता है तो वो ज्ञान कहलाता है प्रत्यास्मरण। ठीक इसी आधार पर एक और शब्द की हम चर्चा करते हैं, प्रत्याभिज्ञान। प्रत्याभिज्ञान। अब प्रत्याभिज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। है दोनों ही स्मृतियों पर आधारित, किंतु यह केवल स्मृति है, यह देखे जाने के बाद की स्मृति है। अब वो कैसे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हमें कभी द्रव का चैप्टर पढ़ाया गया होगा, द्रव पदार्थ, ठोस पदार्थ, ये जो चैप्टर हमने कभी पढ़ा होगा, तो कई बार क्या है, हमारी मैडम ने या हमारे सर ने हमें उदाहरण दिया होगा कि मोमबत्ती अपने आप में ठोस पदार्थ है। लाइक ये मोमबत्ती है, ये अपने आप में ठोस पदार्थ है। जब इसको हम जलाएंगे, इसको इमेजिन कीजिए, ये मोमबत्ती है, ये ठोस है, और जब इसको जलाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो द्रव निकलने लगेगा। अब वो मैडम ने या सर ने, जिन्होंने भी वो चैप्टर हमें पढ़ाया, उन्होंने मोमबत्ती जला के दिखाई, ठोस पदार्थ दिखाया, द्रव पिघलता हुआ दिखाया, तो हम समझ गए कि अच्छा ये द्रव पदार्थ है, ये ठोस पदार्थ है, ठीक है। और जो गैसें हमें दिखती नहीं है तो वो गैसीय पदार्थ है, वो एक अलग। अब बच्चा कभी भी उसके सामने, मान लीजिए अब तेल आता है, तेल, वो उससे यदि पूछा जाए ये कैसा पदार्थ है तो वो तुरंत से जवाब देगा कि यह द्रव पदार्थ है। क्यों? क्योंकि उसे वह देखा हुआ, प्रयोग किया हुआ याद आएगा कि हमें मोमबत्ती जलाकर दिखाई गई थी, जिसमें द्रव पदार्थ अलग दिखाया था, ठोस पदार्थ वह स्वयं मोमबत्ती थी। तो वह पूर्व में दिखाए गए ज्ञान पर आधारित ज्ञान का आकलन करते हुए उसे स्मृति में ला करके जब नए ज्ञान को सीखने का प्रयास करता है तो वो कहलाता है प्रत्याभिज्ञान। अब इन दोनों को एक साथ यदि समझाने का प्रयास करूं एक ही उदाहरण के माध्यम से, तो फिर से मैं आगरा का ताजमहल उठाती हूँ। अब मैं आगरा का ताजमहल जैसे ही बोली, आप सब जो मुझे सुन रहे हैं इस समय, तो आप में से जिसने तो ताजमहल देखा हुआ है प्रत्यक्ष, उसकी स्मृति में क्या जाएगा, उसकी पूरी पिक्चर आ जाएगी, उसे हर एक कोना याद आने का जो है प्रयास होगा उसके मस्तिष्क में, और ताजमहल की पूरी एक छवि आंखों के सामने घूम जाएगी। तो वो क्या हुआ, प्रत्याभिज्ञान। लेकिन आप में से जिस किसी ने भी ताजमहल को देखा नहीं, सिर्फ मेरी तरह सुना है आज तक, तो हमारे मस्तिष्क में जब आगरा आता है तो हमारे मस्तिष्क में ज़्यादा से ज़्यादा क्या आती है, जो हमने उसकी पिक्चर कभी किताबों में देखी है या टीवी पर या मोबाइल में देखी है, या उससे अधिक जितना हमने उसके बारे में पढ़ा है वह हमारी स्मृति में घूमता है। तो वो क्या हो जाएगा, प्रत्यास्मरण। तो प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान ये दोनों एक जैसे दिखने वाले शब्द हैं और अधिकांश इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कि इस पर प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। इस पर अप्लाइड प्रश्न अधिक आते हैं। जैसे अभी हमने बात की आगरा का ताजमहल, फिर से लेती हूँ। मान लीजिए हमें प्रश्न अप्लाइड किस प्रकार से आया कि एक बच्चा आगरा का ताजमहल पूर्व में देखे गए आधार पर स्मृति में लाता है तथा नवीन ज्ञान को सीखने का प्रयास करता है, तो वह है प्रत्यास्मरण, प्रत्याभिज्ञान, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर क्या होगा, देखे गए के आधार पर प्रत्याभिज्ञान। अब यदि इस प्रश्न को वह यह इस प्रकार से पूछता कि एक बच्चा पूर्व कक्षा में पढ़े गए पाठ के आधार पर आगरा के ताजमहल को स्मृति में ला करके नवीन ज्ञान को सीखने का प्रयास करता है, तो वह है प्रत्यास्मरण, प्रत्याभिज्ञान, दोनों या इनमें से कोई नहीं। अब क्या होगा, प्रत्यास्मरण। तो ध्यान रखना है, प्रत्यास्मरण सिर्फ स्मृति पर आधारित, प्रत्याभिज्ञान, अभिज्ञान अर्थात पूरा ज्ञान हो जाना। ज्ञान पूरा कब होता है, जब हम किसी चीज को देख लेते हैं। इसको याद रखने के लिए कह रही हूँ मात्र। तो स्मरण, जो हमने पढ़ा वो स्मृति, और जो हमने देख लिया वो पूरा का पूरा ज्ञान हो गया। तो ऐसे इसको याद रख सकते हैं। ये एक्चुअल डेफिनेशन ऐसी नहीं है जैसा मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ इस समय। ये याद रखने के लिए कह रही हूँ कि प्रत्यास्मरण स्मृति को याद रख लीजिए, प्रत्याभिज्ञान से याद रख लीजिए कि देखा हुआ ज्ञान जो याद हो गया। चलिए, ये दो शब्दों पे हमने बात की। अब इसके साथ साथ ज्ञान के अंदर और किन चीज़ों के ज्ञान को जोड़ा जाता है, इस पर एक चर्चा करते हैं। तो अभी एक सूची आपके समक्ष आई है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
विशिष्ट तत्वों का ज्ञान, शब्दावली का ज्ञान, संकेतों का ज्ञान, परंपराओं का ज्ञान, प्रवृत्ति क्रम का ज्ञान, कसौटी या मापदंड का ज्ञान, विधियों का ज्ञान, नियम व सिद्धांतों का ज्ञान, श्रेणियों का वर्गीकरण। तो एक शिक्षक जब अपने विद्यार्थी को, अपने छात्रों को ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करता है तो वह किस प्रकार का ज्ञान प्रदान करता है? वह विशिष्ट तत्वों की जानकारी उसे देता है, वह शब्दावली, शब्दावली अर्थात शब्दों का भंडार, शब्द अवली, दो शब्दों का भंडार, जिस प्रकार से अध्ययन एक छात्र करता जाएगा धीरे धीरे उसके शब्द भंडार में वृद्धि होती जाएगी। तो एक शिक्षक शब्दावली का ज्ञान देता है, साथ ही साथ संकेतों का ज्ञान भी वह करवाता है, परंपराओं के बारे में समझ विकसित करता है, प्रवृत्ति का ज्ञान भी एक छात्र में निर्मित किया जाता है, कसौटी, कसौटी यानी किसी भी कार्य को करने की एक क्या सीमा है, क्या उसका मापदंड होना चाहिए, तो उसकी समझ विकसित करने का प्रयास भी शिक्षक द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ वह विधियों का ज्ञान छात्र को करवाता है, फिर नियम व सिद्धांतों की जानकारी भी छात्र तक पहुंचाता है कि किसी कार्य को करने के क्या नियम हैं, किस प्रकार से सिद्धांतों का पालन किया जाता है। और फिर श्रेणियों का वर्गीकरण, यानी एक बच्चे को इतनी समझ उसमें विकसित कर दी जाती है कि वह अपनी समझ के आधार पर श्रेणियों को वर्गीकृत कर सकता है। अब बात करते हैं अवबोध की। अवबोध अर्थात बोध भी इसे कहा जा सकता है, तो असमंजस की स्थिति में नहीं आना है कि बोध था या अवबोध था, यह एक ही बात है। बोध या अवबोध का अर्थ होता है समझ विकसित करना। ध्यान दीजिएगा, ये एक साधारण सा शब्द है, इसका अर्थ कई बार पूछ लिया जाता है कि अवबोध का अर्थ क्या है। तो अवबोध का अर्थ है समझ विकसित करना, समझ विकसित करना। साथ ही साथ इसमें हम चर्चा करेंगे नवीन ज्ञान के प्रति समझ विकसित होना। इसकी प्राप्ति पर विद्यार्थी 3 प्रकार की क्रियाएं करता है, अनुवाद, बहिर्वेशन और व्याख्या। तो अभी हमने बात की कि समझ विकसित करना या नवीन समझ विकसित करना नवीन ज्ञान के प्रति। फिर हमने एक मेन चीज़ इसमें पढ़ी, मुख्य चीज़, कि 3 क्रियाएं इसमें विद्यार्थी करता है। पहली क्रिया वह करता है अनुवाद की, कि जो ज्ञान उसने प्राप्त किया, जो समझ उसके विकसित हुई, उसके आधार पर वह अपने मस्तिष्क के आधार पर उसका अनुवाद करने का प्रयास करता है। फिर वह क्या करता है? बहिर्वेशन। बहिर्वेशन यहाँ पे थोड़ा सा अंग्रेजी टच इस शब्द में आप देख सकते हैं। बहिर्वेशन बाहर की चीज़ों का, बाहरी व्यवहार का, बाहरी वातावरण का आकलन करना, यानी जो समझ उसने विकसित की थी, जिसका अपने मस्तिष्क के आधार पर उसने अनुवाद करने का प्रयास किया, फिर वह उसी को आधार बना करके बाहरी तत्वों का आकलन करता है। अब जब पहले उसकी समझ विकसित हुई, फिर उसने बाहरी तत्वों का आकलन किया, अब वह क्या करेगा? उसको मिला करके उसकी क्या करेगा? व्याख्या करेगा कि कितना सही है, कितना गलत है, क्या उसके आलोचना होनी चाहिए, क्या उसका प्लस पॉइंट है और क्या उसका माइनस पॉइंट है। तो वो पूर्ण रूप से अंत में क्या करता है? व्याख्या करता है। तो ये हमने बात की अवबोध की। अब आगे बात करते हैं अनुप्रयोग की। अनुप्रयोग को आप उपयोग भी कह सकते हैं। उपयोग, अब देखिए, पहले ज्ञान प्राप्त किया, फिर समझ विकसित की, तो अब क्या करेगा? वह उसका उपयोग करेगा। कि कोई चीज़, आपने जिस चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया, आपने उसके प्रति समझ विकसित कर ली, तो अब आपके मस्तिष्क में आएगा कि इसको एक बार परख कर देखें, इसका एक बार प्रयोग लेकर देखें। तो ठीक वही कार्य यहाँ पर क्या कौन करता है? छात्र करते हैं। लेकिन ये शिक्षण का उद्देश्य हम बात कर रहे हैं, तो शिक्षण के उद्देश्य पहले से, पूर्व से ही निर्धारित होते हैं। तो ब्लूम के आधार पर उसने कहा कि एक शिक्षक छात्रों को पहले ज्ञान देगा, फिर उनकी समझ विकसित करेगा और फिर छात्रों के द्वारा वह प्रयोग में लाया जाए, इस आधार पर उसे विकसित कर देगा। तो उपयोग अर्थात प्रयोग में लाना, कि एक छात्र सीखे गए ज्ञान को, समझ विकसित कर लिए ज्ञान को क्या करेगा? प्रयोग में लाने का प्रयास करेगा, प्रयोग में लाना। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर हम बात करते हैं विश्लेषण की। यहाँ पर विश्लेषण और संश्लेषण, ये दोनों एक जैसे दिखने वाले शब्द हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर है, तो इसे भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। इससे भी यदि प्रश्न आते हैं तो कई बार हम असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं कि संश्लेषण था या विश्लेषण था। तो इसको समझें। विश्लेषण होता है एनालिसिस, यानी
विश्लेषण को आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हम 9th-10th तक हमने पढ़ाई की जब, तब हमारे पास हिंदी के पेपर में या अंग्रेजी के पेपर में दो तरह के प्रश्न आते थे। एक आता था कि नीचे दिए गए गद्यांश को या नीचे दिए गए पद्यांश को व्याख्यात कीजिए, व्याख्या कीजिए इसकी, और या फिर आता था कि इसकी समरी लिखिए अर्थात सार लिखिए। तो यहाँ पर वही दो अर्थ हैं, जो व्याख्या करनी होती थी वो होता है विश्लेषण, और जो सार समरी निकालनी होती थी वह होता है संश्लेषण। ये थोड़ा सा ध्यान दें। विश्लेषण एक बच्चा कब कर सकेगा? विश्लेषण एक बच्चा तब कर सकता है जब उसने ज्ञान प्राप्त किया, जब उसने समझ विकसित कर ली, जब उसने प्रयोग करके देखा, तो उसके पास सारी चीज़ों के अपने खुद के जो है उसके व्यूज़ आ गए। जब उसके पास व्यूज़ आए तो उसने क्या किया? उसको विश्लेषित करने का प्रयास किया, जिसमें उसने कई क्रियाएं की, उसके लाभ भी लिखे, उसकी हानियां लिखी, उसके गुण अवगुण, उसके क्रिटिसाइज भी उसको करने का प्रयास किया, और यदि उसमें कुछ अच्छी बातें थी वो भी लिखने का प्रयास किया। तो ये उसने क्या किया? यहाँ पर विश्लेषण की क्रिया की। ठीक इसके विपरीत यदि हम बात करें तो अलग अलग जगह से एकत्रित आंकड़ों का संकलन जब एक बच्चा करता है, यहाँ पर तो क्या किया? उसने संकलन कर लिया। व्याख्या में तो उसने हर चीज़ उठाने का प्रयास किया, खुद के अनुभव लिखे, उसने कहीं से पढ़ा वो ज्ञान लिखा, उसने जो चीज़ जहाँ से उसको मिली वहाँ से उसने तथ्य ला करके इस विश्लेषण में जोड़ने का प्रयास किया। अब जो तथ्य उसने सारे के सारे संकलित कर लिए, जब उसने व्याख्या कर दी, जब उसने पूरा का पूरा उसका डाटा लिख दिया, तब वो क्या करेगा कि इसका सार क्या होना चाहिए, समरी क्या होनी चाहिए। यानी कोई यदि उससे एक शब्द में, एक वाक्य में या कुछ वाक्यों में पूछे तो उसे संश्लेषण करना भी आना चाहिए। तो वो क्या करेगा? उसका सार निकालेगा, समरी करेगा उसकी, और वह उसको शॉर्ट फॉर्म में बताएगा। इसको आप शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं। तो संश्लेषण करने की समझ विकसित करना भी एक शिक्षक का दायित्व है, जो शिक्षण कौशल का महत्वपूर्ण अंग है। फिर हम बात करते हैं मूल्यांकन की। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मूल्यांकन ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्च स्तर माना जाता है। ये आप नोट कर सकते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्च स्तर, यानी सबसे महत्वपूर्ण इस पक्ष को माना गया, इस मूल्यांकन तत्व को माना गया। ये ऐसा का ऐसा ही प्रश्न आता है, इसमें कोई किंतु परंतु, कोई घुमाव नहीं होता। साधारण सा प्रश्न और बड़े ही सरल तरीके से पूछा जाता है। ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्च स्तर है, और इन्हीं में से 4 ऑप्शन होते हैं, जिसमें एक ऑप्शन मूल्यांकन मिलेगा आपको, एक विकल्प मूल्यांकन मिलेगा। ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्च स्तर है ज्ञान, अनुप्रयोग, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? मूल्यांकन। तो ये हमें याद रखना है। अब ये तो हुई इसकी साधारण सी बात कि इसे ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्च स्तर कहा जाता है। अब मूल्यांकन की यदि बात करें तो मूल्यांकन है क्या? एक शिक्षक ने जब बच्चे को ज्ञान दे दिया, समझ विकसित कर दी, उसे प्रयोग में लेना सिखा दिया, उसकी व्याख्या करना भी सिखा दिया और संश्लेषण भी सिखा दिया, अब क्या उसका आंकलन खुद का नहीं होना चाहिए? तो वह मूल्यांकन करता है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि यह मूल्यांकन न केवल छात्रों का होता है अपितु शिक्षक का भी होता है। आंतरिक मूल्यांकन बहुत आवश्यक है एक शिक्षक के लिए, ताकि उसे भी पता लग सके कि वह किस प्रकार से पढ़ा रहा है, किस प्रकार से छात्रों के मन मस्तिष्क में उसकी बात जा रही है, या उसे कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है, या एक छात्र कितनी समझ विकसित कर पाया है उसके द्वारा पढ़ाए गए ज्ञान पर। तो शिक्षण कौशल का मुख्य उद्देश्य मूल्यांकन भी माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने जाना ब्लूम के वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा गया, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। उन तीनों के हमने अलग अलग नाम भी जानने की प्रयास किए, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। 3 नामों को जानने के बाद हमने ज्ञानात्मक पक्ष को पूर्ण रूप से जानने का प्रयास किया, जिसके 6 महत्वपूर्ण भाग हमने जाने। 6 महत्वपूर्ण भागों में सबसे पहले ज्ञान के अंदर हमने सबसे मुख्य 2 शब्दों को जानने का प्रयास किया, प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान। इन पर प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको ज़रूर याद रखने हैं। उसके बाद हमने अलग अलग चीज़ों को जानने का प्रयास किया कि विशिष्ट तत्वों का ज्ञान, संकेतों का ज्ञान, प्रवृत्ति का ज्ञान, परंपराओं का ज्ञान,
इत्यादि माध्यम से जो है एक शिक्षक अपने छात्र को ज्ञान प्रदान करता है। फिर हमने बात की अवबोध की, फिर हमने बात की अनुप्रयोग की, उसके बाद हमने बात की विश्लेषण की, फिर संश्लेषण और मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या था? ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्च स्तर माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है आज की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में आगे के भाग को लेते हुए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते और पढ़ाते रहिए। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।